Good morning, students. This is History, Chapter 3rd, The Making of a Global World for Class 10, and this is our 7th class on this chapter. अब तक हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो अमेरिका है वो अंतर्राष्ट्रीय डेटर से इंटरनेशनल क्रेडिटर ऋण देने वाला देश बन गया और ब्रिटेन जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया की आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, अब पिछड़ने लगा और एशिया के भारत और जापान जैसे देश उसके साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में उसके साथ compete करने लगे, प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आ गए। लेकिन जैसे ही हमने ये चैप्टर शुरू किया था, हमने जाना था कि जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। 3 चीज़ें हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया: पूंजी का आदान प्रदान, व्यापार और रोजगार के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब जब दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी आपस में जुड़ी हुई थी कि 1929 में जो आर्थिक मंदी दुनिया में आई उसका प्रभाव भारत में भी देखा गया। If you look at the impact of the depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. The tremors of a crisis in one part of the world were quickly relayed in other parts, affecting lives, economies and societies worldwide. तो हम देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों के जीवन में, उनकी अर्थव्यवस्था में और समाज पर पड़ा। In the 19th century, as you have seen, colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufactures. The depression immediately affected Indian trade. India's exports and imports nearly halved between 1928 and 1934. As international prices crashed, prices in India also plunged. Between 1928 and 1934, wheat prices in India fell by 50%. अब 18th सेंचुरी का वो समय तो नहीं था जब भारत के सूती कपड़े की और गर्म मसालों की मांग यूरोप में थी। अब इसके विपरीत यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। अब यूरोप की जो फैक्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, उनसे बना तैयार माल भारत में आता था और भारत से कच्चा माल उन फैक्ट्रियों में भेजा जाता था ताकि वो फैक्ट्री विकसित होती रहें और तैयार माल बनकर फिर से जो कॉलोनाइज्ड कंट्री हैं वहाँ उसको बाजार में भेजा जा सके। तो हम क्या देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो भारत का व्यापार है, जो निर्यात है भारत से, ब्रिटिश इंडिया से, वो कृषि उत्पादों का तो चलता रहा और आयात के रूप में बनी बनाई वस्तुएं यूरोप से भारत में आती रही। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों अगर देखें तो वो 1928 और 1934 के जो बीच के जो 6 साल हैं इनमें लगभग आधा हो गया और जो दाम है उनमें गिरावट आई, वो भी वस्तुओं के दाम भी आधे हो गए। अब हम देखेंगे क्या इस विश्व आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव किसानों पर, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर एक तरफ और दूसरी तरफ जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी तरफ क्या समान रूप से पड़ा? ऐसा नहीं है।
Peasants and farmers suffered more than urban dwellers. Though agricultural prices fell sharply, the colonial government refused to reduce revenue demands. Peasants producing for the world market were the worst hit. तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है, 19वीं शताब्दी में भारत से कृषि उत्पाद कच्चा माल यूरोप में भेजा जाता था। तो विश्व आर्थिक मंदी से कृषि जो उत्पाद है उसके दाम गिर गए, और जब दाम गिर गए, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाया, वो घाटे में चले गए। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, औपनिवेशिक सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में उस वक्त, उसने भूमि कर को भी कम नहीं किया। तो किसानों पर दोहरी मार पड़ी। आओ हम इसका एक उदाहरण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले किसानों का लेते हैं। कंसिडर द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल। दे ग्रू रॉ जूट that was processed in factories for export in the form of gunny bags, but as gunny exports collapsed, the price of raw jute crashed more than 60%. Peasants who borrowed in the hope of better times or to increase output in the hope of higher incomes faced ever lower prices and fell deeper and deeper into debt. Thus the Bengal growers lament. आओ इससे पहले हम ये जानें कि बंगाल का जो किसान है वो किस तरह अपना दुख व्यक्त करता है, उससे पहले हम ये जान लें कि बंगाल के जो किसान हैं जो जूट पैदा करते हैं और जिनकी पटसन, जिनकी जूट बड़ी भारी मात्रा में जिसका निर्यात होता था, अब उसके दाम गिर जाते हैं, 60% तक गिर जाते हैं। और जो किसान जिन्होंने अच्छी आय फसल को बेचकर जो मिलती है, उसकी आशा में जो कर्ज लिया था फसल उगाने के लिए, वो पूरा नहीं कर पाए और वो और ज़्यादा गहरे कर्ज में डूब गए। तो आओ देखें किस तरह बंगाल का किसान अपना दुख व्यक्त करता है। ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, costs and debts of jute will make your hopes get dashed. When you have spent all your money and got the crop off the ground, traders sitting at home will pay only ₹5 a mound. मेरे भाइयों, उगाओ और पटसन उगाओ ज़्यादा आमदनी की आशा में, लेकिन जो दाम है पटसन के और जो कर्ज आपने पटसन उगाने के लिए लिया है, उससे आपकी आशाएं टूट जाएंगी। और जब आपकी फसल खलिहान में बेचने के लिए तैयार होगी और जो आपने पैसा उस पर लगाया है उसकी आमदनी की बात होगी, तब आप देखेंगे जो व्यापारी अपने घर बैठे हैं वो इसका दाम नहीं लगाएंगे, वो केवल 5 रुपये मन ही लगाएंगे। अक्रॉस इंडिया peasants' indebtedness increased. They used up their savings, mortgaged lands and sold whatever jewelry and precious metals they had to meet their expenses. In these depression years, India became an exporter of precious metals, notably gold. The famous economist John Maynard Keynes thought that Indian gold exports promoted global economic recovery. They certainly helped speed up Britain's recovery, but did little for Indian peasant. Rural India was thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931. अब तक हम जान चुके हैं कि भारत के किसानों के जो कर्ज है वो बढ़ जाता है, उनको उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। 1929 की विश्व आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप वस्तुओं के दाम, फसलों के दाम गिर जाते हैं, लेकिन किसान
अपने आप को कर्ज से उबारने के लिए अपनी ज़मीन गिरवी रखता है, अपने आभूषण गिरवी रखता है, जो बहुमूल्य धातुएं हैं, अपनी खर्च से उबरने के लिए, ओवरकम होने के लिए ये चीज़ें वो गिरवी रखता है। लेकिन और यहाँ हम एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं केन्स, उनका मानना है कि जो ब्रिटेन है, जिसकी भारत एक कॉलोनी था 19वीं शताब्दी में, उसको इस विश्व आर्थिक मंदी से उबरने में सहायता मिली। कैसे मिली? क्योंकि भारत से सोना जो धातु है, प्रीशियस मेटल है, उसका निर्यात किया गया। लेकिन क्या भारतीय किसान को भी उबरने में, कर्ज से बाहर निकलने में सहायता मिली? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो एक तरफ तो उनकी जो कृषि उत्पाद हैं, जो फसलें हैं, उनके दाम गिर गए, दूसरा उन पर जो लैंड टैक्स उनसे वसूला गया, उससे वो और ज़्यादा बर्डन में, बोझ के नीचे, कर्ज के बोझ के नीचे, ऋण के बोझ के नीचे दब गए। और इसका उदाहरण इसका रिजल्ट हम महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने से लेते हैं कि किस तरह से किसान अंग्रेजी शासन की क्रूरता से परेशान थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीव फॉर अर्बन इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। दोज विद फिक्स्ड इनकम्स, say dwelling landowners who received rents and middle class salaried employees now found themselves better off. Everything cost less. Industrial investment also grew as the government extended tariff protection to industries under the pressure of nationalist opinion. अब तक हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का बुरा प्रभाव खेती पर, किसानों पर ज़्यादा पड़ा। ऐसे ही विश्व आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव शहरों में रहने वाले लोगों की तुलना में किसानों पर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। जो शहरों में रहने वाले जो भूमि स्वामी हैं, उनको तो अपनी भूमि का जो किराया है, जो रेंट है, जो मकान का किराया है, वो मिलता रहा। जो मध्यम वर्गीय है, जो हर महीने जिनको वेतन मिलता है, उनका जीवन, उनका घर परिवार अच्छे से चलता रहा। लेकिन किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आमदनी नहीं कर पाया। दूसरा, जो सरकार है, कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वो इंडस्ट्रीज़ को उसने बढ़ावा दिया और बाहर से भारत में आने वाली वस्तुओं पर उसने शुल्क से सुरक्षा प्रदान की और सरकार ने उद्योगों में निवेश बढ़ा दिया। इससे और ज़्यादा औद्योगिक उत्पादन हुआ, लेकिन किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। थैंक्स।